नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। बारां के किशनगंज और शाहबाद इलाके की कहानी किसी से छिपी नहीं है। सहरिया बाहुल्य इलाके में बच्चों के कुपोषण का मामला आम बात हो चला है, लेकिन एक बार फिर इलाके में ठीक से खाना नहीं मिल पाने के कारण बच्चों की मौतों के मामले भी सामने आने लगे हैं। दूसरी ओर अलवर की बात की जाए तो यहाँ भारतीय खाद्य निगम के गोदाम में रखा अनाज सड़ने के बाद कुएं में फेंका जा रहा है। कहते हैं अल्लाह मेघ दे, पानी दे गुड़दानी दे। ऊपर वाला तो दे रहा है, फिर क्या वजह है कि नीचे लोग दाने दाने को मोहताज हो रहे हैं। आज बिग फाइट में कोशिश होगी खास मेहमानों के साथ इस बात को करीब से टटोला जाए। बिग फाइट में आज के मसले पर चर्चा के लिए स्टूडियो में खास मेहमान हमारे साथ हैं। बीजेपी नेता पंकज जोशी जी हमारे साथ हैं। कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के महासचिव वैद्य नवल किशोर जी शर्मा हमारे साथ हैं। पूर्व प्रशासनिक अधिकारी राजेंद्र जी भानावत इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ये दो तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। ये दोनों भले ही अलग अलग क्यों ना हो, लेकिन एक दूसरे की जरूरत। पहली तस्वीर अलवर के एफसीआई गोदाम से 100 मीटर दूर के एक कुएं की है, जिसमें सड़ा हुआ अनाज फेंका गया। तो दूसरी तस्वीर बारां जिले के आदिवासी सहरिया बाहुल्य शाहबाद इलाके के अस्पताल की है, जहां ऐसा ही अनाज नहीं मिलने से बीमार नहीं, कुपोषित बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। पहले कलेक्टर ने 5 बच्चों की पहचान कराई और फिर मामले बढ़ते चले गए, लेकिन इस बीच कुपोषण 2 बच्चों की जान ले गया। 10 और बच्चों को मंगलवार की सुबह कुपोषण की शिकायत के बाद कुपोषण जांच केंद्र यानी माल न्यूट्रिशन ट्रीटमेंट सेंटर एमटीसी पर लाया गया। उधर जब मामला मीडिया में आया, जब लगा कि सरकार की मंशा पर सवाल खड़े होंगे, जब लगा कि प्रशासन की कामचोरी सामने आ जाएगी और फिर संजीदगी नजर आए, जिसके बाद चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग के निदेशक बीआर मीणा ने आदेश दिए कि इलाके में बाल रोग विशेषज्ञ की नियुक्ति की जाएगी। आजादी के बाद 7वें दशक में अगर मुल्क की आवाम को भरपेट खाना भी नसीब ना हो, तो फिर बदनसीब वो शख्स होगा या वो मुल्क, जरा सोचिए। जवाब आप खुद ढूंढ लेंगे। निश्चित तौर पर जवाब का इंतजार रहेगा, क्योंकि सवाल बड़ा है। सवाल कुपोषण से जुड़ा है, सवाल मौतों का है, सवाल है उस अनाज का जो एफसीआई के गोदाम में अगर सड़ता है तो क्या उसको इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट लगातार इस बारे में दिशा निर्देश देता रहा है। पंकज जी, मैं सबसे पहले आपका रुख करूंगा, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या सरकार ने कभी सोचा नहीं कि कुपोषण को लेकर इस तरह का मामला संगीन होता जा रहा है। एक नाजुक मामला है, नाजुक मोड़ पर पहुंच चुका है। बारां का अगर जिक्र किया जाए, आपको नहीं लगता कि इस पर अब कार्रवाई की जानी चाहिए? सरकार ने अब तक नहीं सोचा? नहीं, देखिए अश्विनी जी, कुपोषण जो है कोई 1 दिन या 2 दिन की बीमारी नहीं है। बेसिकली बहुत एक लंबी चलने वाली चीज़ है, जो बेसिकली मदर के मार्फत से जो है बच्चे में आती है कि जब गर्भवती महिला को जो है उसको एक न्यूट्रिशन डाइट वगैरह नहीं मिल पाती, तो वो जो है उसके बच्चे में आती है और उसको भी फिर चीज़ें नहीं मिल पाती जो उसको एक न्यूट्रिशन मिलने चाहिए। मिल्क है, दाल वगैरह हैं, अदर चीज़ हैं, सब्जियाँ वगैरह हैं, ये चीज़ नहीं मिल पाती, तो कुपोषण जो है धीरे धीरे करके उसमें फैलता है और उसके बाद ये मृत्यु होती है। देखिए, तो कहीं ना कहीं सरकार जो आप मेरे ख्याल से या तो फिर आप बारां को और सहरिया जाति वाले इस इलाके को नहीं समझते, या फिर आप राजस्थान की उस नब्ज को नहीं समझते, क्योंकि सहरिया इलाके में ये समस्या पुरानी नहीं है, काफी पुरानी है। हाँ, आपको लगता नहीं? नहीं, बहुत पुरानी मैं ही कह रहा हूं ना, ये कोई नई चीज नहीं है, बहुत पुरानी चीज लगातार आ रही है। और कहीं ना कहीं इसमें 2 चीजें जो ये मामला और ज्यादा गंभीर हो जाता है। अच्छे दिनों की शुरुआत तो इनको भी है, ये भी वोटर नहीं, ये वोटर हैं, लेकिन देखिए ये कोई, मैंने आपको कहा ना कि ये कोई महीने 2 महीने या 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन की बीमारी नहीं होगी। डेफिनेटली देखिए इनके ऊपर ध्यान दिया जाना चाहिए था। सरकार को जो है पूरा इस पर रखा जाना चाहिए, न्यूट्रिशन उनको मिले। और जो आज आपने बात कही कि संगठन के है उसकी सरकार है, उसके मंत्री जी चुनाव प्रचार में
व्यस्त है, बजाय नहीं, इसके कि देखिए- अपने महकमे नहीं, की इस बात देखिए, की चुनाव इत्तला लें। प्रचार में मंत्री जी हैं, लेकिन देखिए प्रशासन का जो सिस्टम है, आप ही के चैनल पे बात थी कि सिस्टम में कहीं ना कहीं जो प्रॉब्लम थी वो जो सुधारने की बात थी, इसीलिए माननीय मुख्यमंत्री ने दौरे किए और उसके बाद जहां जहां गई उनको जो है इस चीज को जो है पाबंद किया कि कहीं ना कहीं चीज ठीक होनी चाहिए। और उन्होंने बहुत साफ सा कहा कि करीबन 2-4-5 महीने इस जो सिस्टम को लगेंगे सुधारने के लिए, ये पूरे की पूरी जो है ताकत वहां झोंकी है। और जो नवल भी जो जी, मैं चीजें आपके हैं, पास आऊंगा। आपकी सरकार के वक्त मुख्य सचिव उस इलाके में गए, लगातार दौरे किए, एक एक घर में पहुंचे और कोशिश की कि उन हालात को सरकार तक पहुंचाए, उसके बाद योजनाएं बनी। लेकिन यहाँ छोड़िए, वहाँ उस दौर में भी अमली जामा उन योजनाओं को नहीं पहनाया गया। मैं ये बताना चाहूँगा कि उस वक्त जो मुख्य सचिव जी ने दौरा किया था, उसके पश्चात निश्चित रूप से वहाँ के हालातों में काफ़ी सुधार आया। वहाँ के कर्मचारियों ने बड़े ही संवेदनाओं से सरकार की योजनाओं को पूरा करने में अपना योगदान दिया। मगर ये दुख की बात है कि इस वक्त ये फिर से स्थिति जो है विकट होती जा रही है। मैं चाहूँगा कि सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए और कर्मचारियों को भी संवेदनशील होते हुए इस मामले में आपको काफी क्या ध्यान लगता है, देना कमी आपकी तरफ से रह गई थी कहीं पर, या फिर आप लोगों ने तो बहुत कुछ कर दिया और ये सरकार उसको मौके पर लाकर अंजाम तक पहुंचाने में नाकामयाब रही? निश्चित रूप से इस सरकार में ये कमी रही है कि सरकार के जो अधिकारी हैं वहाँ वो लापरवाह हो गए हैं। सरकार की आक्रामकता भी सामने आ रही है। इनको सरकार को संवेदनशीलता दिखाते हुए इस ओर काफ़ी ध्यान देने की ज़रूरत है। हमारे टाइम पे तो इस स्थिति में काफ़ी सुधार हो चुका था। मनोज जी, मैं आपके पास आऊंगा। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि लगातार जब भी दोनों पार्टी से बात की जाती है, दोनों पार्टियां डाल देती है, अगर दोनों की मिलीजुली कोई कमजोरी रहती है कि अधिकारियों के दम पर ये काम अंजाम पर पहुंचना था और अधिकारियों के दम पर ये काम नहीं हो पाया पूरा। क्या लगता है, मशीनरी सच में इतनी सुस्त होती है या फिर कहीं से गाइडलाइंस में कोई कमजोरी होती है? देखिए, इससे कोई मैं राजनीतिक मुद्दे में और उसके बहस में तो मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन ये बात कई मिले जुले कारण है, इसको समझना होगा इस समस्या को। एक तो यह है कि जहाँ अपना आंगनवाड़ियों का जो पूरा नेटवर्क है, अगर आंगनवाड़ियाँ प्रभावी रूप से जहाँ चलती हैं वहाँ बच्चों के कुपोषण की स्थिति आने का प्रश्न ही नहीं उठता। अभी जैसे बताया गया कि सर्वे कराया जाएगा बच्चों के कुपोषण का, आंगनवाड़ी केंद्रों पर हर समय निश्चित रूप से प्रति माह बच्चों का वजन, कितनी उनकी आयु है, उसके हिसाब से रिकॉर्ड रखा जाना अपेक्षित होता है। अगर आंगनवाड़ियां प्रभावी रूप से चलती हैं तो वहां पर कुपोषण मतलब की स्थिति इस सिस्टम को यूं माना जा सकता है, शुरुआत से लेकर टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप दोनों तरफ से अगर टटोला जाए तो खामियां हैं, पूरा काम नहीं होता। देखिए, एक मैं और चीज हूँ, ये जो है अनाज की या खाने की वस्तुओं की अनुपलब्धता के कारण ये स्थिति ऐसा नहीं है, क्योंकि पिछले दिनों में कई सारे ऐसे बातें हुई हैं कि स्पेशल पैकेज भी शहरिया लोगों के लिए दिया गया, जहां पर तेल, घी, दाल। मैं इस बात का जिक्र करूंगा। एक लेटर है 12 कलेक्टर की ओर से और अगस्त 2014 में लिखा गया, 18 अगस्त 2014 का ये पत्र है जिसका जिक्र करूंगा। एक कॉलर हमारे साथ इस बीच में जुड़ चुके हैं, राधेश्याम जी गायरी हमारे साथ है प्रतापगढ़ से। बताएं आपका क्या कहना है। हेलो जी राधेश्याम जी बताएं। हाँ सर, ये अभी जो आपने जो सवाल उठाया है बहुत अच्छा उठाया सर। जी शुक्रिया। देखिए, जनता की ये जो भावना है, लेकिन मैं जिस लेटर का जिक्र कर रहा था उस लेटर को 18 अगस्त का है और ये एक पत्रिका में विवाद में आया। 18 अगस्त के इस लेटर में बताया गया है कि किस तरह से जनजाति योजनाओं के तहत 12 में जो सहरिया परिवार है उनको 35 किलो गेहूं दिया जाता, 1 किलो देशी घी, 2 किलो सोया तेल और 2 किलो मूंग की दाल दी जाती। लेकिन जब से फूड सिक्योरिटी एक्ट आया है तब से ये देना बंद कर दिया गया है। राज्य सरकार की ओर से गाइडलाइंस अभी तक जारी नहीं हो पाई है। क्या आपको नहीं लगता कि ये गंभीर मामला है? अब तक उन परिवारों को जो मदद मिल रही थी मिलना बंद हो गई, कहाँ मिलता है ये सब कुछ? देखिए, जो ये बड़ा एक मुझे नहीं पता किन परिस्थितियों में इसको बंद किया गया, लेकिन जो एक सुविधा किसी क्षेत्र कलेक्टर वहां के जागरूक है, वो चाहते हैं इसका समाधान हो जाए, अपने अधिकारी को पत्र लिखते हैं लेकिन वहां से जवाब नहीं मिलता। राजीव स्वरूप को उन्होंने पत्र लिखा है लेकिन जवाब नहीं मिला। नहीं, तो निश्चित रूप से ये इसमें पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए जो सुविधाएं मिल रही थी उनको नहीं वापस लिया जाना चाहिए था। ये एक, क्योंकि अगर किसी को दाल, घी, तेल, ये सब चीज़ें मिलती हैं गेहूं के साथ साथ भी, तो वो भी उसमें आवश्यक है उनको मिलती रहें ताकि उनका कुपोषण की स्थिति नहीं आए।
क्योंकि कई बार ये बड़ा विवाद का विषय है, क्या भूखमरी है चाहे कुपोषण है, लेकिन कुपोषण का मतलब ही ये हुआ कि उनको पर्याप्त मात्रा में जितनी वास्तविक आवश्यकता है तत्वों की वो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो निश्चित रूप से जो पहले चल रहा था उसको मुझे लगता है कि सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी मानते हैं? अगर आंगनबाड़ी ठीक से काम नहीं कर रही तो किसकी जिम्मेदारी होगी? नहीं, जो महिला बाल विकास विभाग है जिसकी जिम्मेदारी है सारी समय समय पे देखें, और उस पर जो नियंत्रण करता जो अधिकारी हैं, चाहे वह वहाँ पर CDPO हों चाहे जिला स्तरीय कोई अधिकारी हैं। 12 की एक और भी समस्या है, देखिए 12 में भी मुझे भी अवसर मिला 12 में काम करने का, तो वहाँ पर सरकार के अधिकांश पद रिक्त रहते हैं। तो वहाँ पर कई व्यवस्था होने के बाद आदिवासी इलाके में अफसर पहुँचते नहीं है। खासकर शाहबाद और किशनगंज का जो क्षेत्र है जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं इस समय, जहाँ सहरिया करीब 20-25 हज़ार परिवार हैं जो निवास करते हैं, करीब 1.25 लाख के आसपास उनकी आबादी है। तो बच्चों की मृत्यु हर जगह भी होती होगी, कहीं पर भी होती होगी, लेकिन इस तरह से मृत्यु होना कुपोषण के कारण ये एक कहीं न कहीं हमें अतिरिक्त संवेदनशीलता की आवश्यकता को प्रदर्शित करता ही है। और जब जब भी ऐसा प्रयास और ये संवेदनशीलता किस स्तर पर हो? ये हर सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, नीचे आकर प्रत्येक स्तर पर, समाज के जो जनप्रतिनिधि हैं वहाँ उनके स्तर पर, स्थानीय कर्मचारियों से लेकर सर्वोच्च अधिकारी हैं उनके स्तर पर, और जनप्रतिनिधि भी नीचे के स्तर से लेकर ऊपर के स्तर तक। आपको नहीं लगता कि सिस्टम की मॉनिटरिंग जो सिस्टम कर रहा है उसकी और फिर सरकार की अहम जिम्मेदारी इसमें है? देखिए, जैसे आपने बताया कि वहाँ के अधिकारियों ने ध्यान में ले आए थे राज्य के, तो राज्य सरकार के जो भी संबंधित अधिकारी हैं या जो भी जनप्रतिनिधिगण हैं उनको उसकी संवेदनशीलता या गंभीरता को लेते हुए जो पुराना कोई लाभ अगर उस क्षेत्र के लोगों को मिल रहा था तो उसको वापस लेने के पहले एक विचार करके करना चाहिए था, उसका वैकल्पिक कोई सुविधा देकर के, ताकि उनको इस प्रकार की स्थिति अचानक ना आ जाए। इस पर विचार किया जाना चाहिए। पंकज, मैं आपसे जवाब चाहूंगा, क्या हुआ? स्थिति पर सोचा नहीं गया? सोचेंगे अभी या फिर सोचने के लिए और वक्त चाहिए? नहीं, देखिए अश्विनी जी, ये जो बात कही ना आपने, जो 14 अगस्त को जो लेटर मिला, देखिए अब आप इस पे देखिए कि जो इन्होंने कहा कि नहीं ये हमारी सरकार में तो कुपोषण नहीं था, हमारे साथ फूड सिक्योरिटी बिल कब लागू हुआ? बाकायदा कलेक्टर साहब ने लिखा कि जब फूड सिक्योरिटी बिल लाया गया तो ये जो सुविधाएं थी ये हटा ली गई। अब ये फूड सिक्योरिटी बिल कब आया था? क्या इस सरकार में था या पिछली सरकार में था? तो ये कहीं ना कहीं राजनीतिक न होकर मैं तो ये समझ रहा हूं कि सरकार के आने के 8 महीने बाद तक उस पर स्थिति स्पष्ट नहीं है। देखिए नहीं स्पष्ट नहीं, उन्होंने 14 अगस्त को लिखा इस चीज को, वो सरकार के ध्यान में 14 अगस्त को उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी को लेटर लिखा। अभी देखिए जो कहा ना आपने, कहा तो सही बात कहा कि सरकार जो 1 महीना बीतने को आ रहा है पत्र लिखने के बाद, तब भी जवाब नहीं है। अभी मंत्री तक तो मैं यही कर रहा हूं ना आपको, कहीं ना कहीं सिस्टम, तो आप ये तो मानते हैं सिस्टम में काम धीरे से होता है? सिस्टम में एक खत को, एक कलेक्टर के लिखे खत को मंत्री तक पहुंचने में 1 महीने का वक्त लगता है। तभी तो देखिए, तभी तो सरकार ने कहा कि आप देखिए, इसीलिए सरकार गई, उदयपुर दौरे पे गई, बीकानेर दौरे पे गई, और सरकार जो है अब कोटा दौरे पे जा रही है। तो सरकार यही तो देखना चाहती है कि समस्याओं के पास जा रही है और समस्या आपके पास आ रही है, उसका समाधान नहीं है। देखिए समस्या कहीं ना कहीं सिस्टम पे रह गई, वहीं जो सिस्टम पे रहेगी समस्या उसी की तो परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि ये जो चीज की आज क्या फूड सिक्योरिटी बिल आए करीबन 2 साल हो गए, 2 साल से उन लोगों को नहीं मिल रहा, तो जो इतना बड़ा पीरियड है उसके लिए कौन लायबल है? अभी उन्होंने कहा कि नहीं हमारी सरकार में तो ठीक था, आपकी सरकार में था। कहीं ना कहीं इन चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, जो बिल्कुल कहा बाना साहब ने कि इन चीजों पे सिस्टम जो है मॉनिटरिंग होना चाहिए, पूरा का पूरा जो चीज उनको मिलनी चाहिए थी, जो न्यूट्रिशन उनको मिलने चाहिए तो वो उनको मिले, और ये सिस्टम जो है दुरुस्त हो, और ये सिस्टम चाहे सरकार किसी की भी रहो, ये सिस्टम जो है कहीं ना कहीं भी चेंज नहीं होना चाहिए। सिस्टम दुरुस्त होना चाहिए। भानावत जी कुछ कह रहे हैं, चलिए ब्रेक पे जाने से पहले। फूड सिक्योरिटी से इसको जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए मेरे दृष्टि से, क्योंकि फूड सिक्योरिटी में गेहूं देने की बात है, जबकि इसके अंदर उनको तेल, घी और दालों का भी प्रबंधन किया था। इसलिए किसी भी सूरत में प्रशासन पसोपेश में है कि अगर फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत मदद दी जाती है तो जनजातीय विकास योजना के तहत जो मदद दी जानी है उसका क्या होगा? और कलेक्टर उसको लेकर स्थिति स्पष्ट करने में मांग कर रहे हैं अपने अधिकारियों से। ये एक बड़ा सवाल है। तस्वीर का एक पन्ना आपने देखा, दूसरा पन्ना अलवर से खुलेगा। ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। हाँ, जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये जो गेहूँ होता है ये पड़ा रहता है गोडाउनों में सरकारी, जहाँ पे सड़ जाता है। उससे फेंकने से अच्छा है कि इनको अपने को कुपोषण इलाकों में दिया जाना चाहिए, जिससे कुपोषण कम हो। हाँ, देश में उत्पादित अनाज का सही तरह से उपयोग नहीं हो पा रहा है, गोदामों में सड़ रहा है और वास्तविक जरूरतमंद लोगों पे नहीं पहुँच पा रहा है।
अलवर में गेहूं की बर्बादी की दास्तान को अगर कुपोषण से अलग होकर देखा जाए तो भी मामला गंभीर है। ऐसे में मुख्यमंत्री ने रिपोर्ट मांगी तो कलेक्टर के निर्देश पर रसद विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। इस मामले में स्थानीय लोगों के साथ एफसीआई के अधिकारियों और कर्मचारियों के बयान दर्ज किए गए, लेकिन यहां भी मामला पेचीदा है क्योंकि जांच के लिए पहुंचे अधिकारियों को सोमवार को गोदाम में नहीं जाने दिया गया। आला अफसरों ने दखल दिया तो गेट खुला, लेकिन मीडिया को बाहर रखा गया। पूरे मामले में रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक विनोद जुनेजा ने बताया कि कुएं में गेहूं पड़ा है, इसकी जांच की जा रही है। सभी तथ्यों को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। हमने जिस कुएं की बात हो रही थी उस कुएं का मौका मुआयना किया है। कुआं करीब 100 से 150 फीट गहरा है, तो उसमें कुछ गेहूं के अवशेष भी दिखाई दे रहे हैं, एक कट्टा भी दिखाई दे रहा है। और बाकी अभी हम तफसील से जो है जांच एफसीआई वालों से बात करने के बाद ही करेंगे। उधर एफसीआई अलवर के क्षेत्रीय प्रबंधक राम बाबू मीणा का कहना है कि हमारे किसी गोदाम में गेहूं खराब नहीं हुआ। कुएं में कहां का गेहूं है इसकी जानकारी नहीं है, मौके पर जाकर पड़ताल की जाएगी। इसका पहले तो बात यह है कि एफसीआई का कोई गेहूं नहीं है और एफसीआई का कोई गेहूं खराब भी नहीं हुआ। दूसरा, उसमें जो कट्टे की बात यह है कि कट्टे में तो क्या है, एक्चुअली हम जब इशू करते हैं ओपन सेल में और एनएफएसए में, तो कट्टा तो आजकल अमूमन मार्केट में सारी जगह एफसीआई का मिल जाता है, क्योंकि वो जब जैसे काम में लेते हैं गेहूं को, उसके बाद उसको कट्टे को वो बी क्लास में या सी क्लास में मार्केट में बेचते हैं, तो कट्टे का तो कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। इसी साल की जुलाई की रिपोर्ट को अगर देखा जाए तो देश के एफसीआई गोदामों में गेहूं और चावल का 610 लाख टन भंडारण है, जो सेव बफर स्टॉक का दोगुना माना जा रहा है। ना तो गोदामों की क्षमता इतनी अनाज रखने की है और ना ही हमारा सिस्टम इसे पचा सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सुप्रीम कोर्ट का फरमान गलत था? क्या भूखे पेट मौत सही और अनाज को गोदामों में बंद रखना जायज है? आज के इश्यू से जुड़ा हमारा सवाल आपसे है कि क्या देश में उत्पादित अनाज सही से इस्तेमाल नहीं हो पा रहा? आप अपनी राय हमें बता सकते हैं। firstindianews.com हमारी वेबसाइट है। इसके साथ साथ फेसबुक और ट्विटर के जरिए भी आप बता सकते हैं कि इस सवाल पर आप क्या सोचते हैं। आप अपनी राय बता सकते हैं। इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ उदयपुर से दिनेश अग्रवाल जी जुड़े हैं। बताएं दिनेश जी, आपका क्या सवाल है? मेरा ये सवाल है सर कि अगर ये जो अनाज का या किसी भी चीज का अगर इस्तेमाल सही नहीं हो रहा है, जो आप भी रेगुलर बता रहे हो जी, तो इन सब के लिए जवाबदेही क्यों नहीं तय कर रहे हैं ये सरकारी कर्मचारी? अगर इसमें तो क्यों ना उसकी तनख्वाह में से वसूले जाए, क्यों ना उनको पनिशमेंट मिला जाए, क्यों नहीं उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए? निश्चित तौर पर ये एक बड़ा सवाल है। हम इसी से शुरुआत करेंगे। भानावत जी, मैं आपके पास आऊंगा। आखिर किस तरह से सिस्टम काम करता है? आप सिस्टम में रहे, अगर एफसीआई की गोदाम के नजदीक में टनों गेहूं को बर्बाद करके फेंक दिया जाता है, एक सड़ने के लिए कुएं में डाल दिया जाता है, वहां पर सबूत भी मौजूद है, उसके बाद भी दो तरह के अफसर, एफसीआई के हो चाहे रसद विभाग के हो, जो कलेक्टर के आदेश में पहुंचे हो, नहीं लगता जांच में खाना पूर्ति कर रहे हैं? अभी तस्वीर हमने सुनी है, देखा है हालात। देखिए, अधिकारियों को सच बोलने के लिए प्रोत्साहित किया जाना बहुत आवश्यक है। कई बार क्या होता है कि अपनी केवल बचाव के लिए लिपापोती करना शुरू कर देते हैं। तो जब सिस्टम या कोई भी उनका उच्चाधिकारी ये अगर विश्वास देंगे उनको कि सच बोलने की सज़ा नहीं मिलेगी, तो शायद उस पर कुछ सच बोलना शुरू करें और असलियत सामने आए। कई बार क्या होता है कि अपनी खाल बचाने के लिए, चमड़ी बचाने के लिए लोग तरह तरह की कहानियाँ गढ़ना शुरू कर देते हैं, और एक बार जांच का जो जिस प्रकार का चक्रव्यूह चलता है कई बार विभागों के अंदर, उसमें जवाबदेही तय हो पाना कठिन हो जाता है। देश के एफसीआई गोदामों की अगर गेहूं चावल को स्टोरेज की मात्रा की बात करें, 300 लाख टन के करीब क्षमता है और 610 लाख टन अगर अनाज पड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि अफसरों को, सरकार को बताना चाहिए कि सरकार के हित में है, देश के हित में है कि इस अनाज का इस्तेमाल हो जाए बजाय सड़ने की? नहीं अश्विनी, ये बात बिल्कुल आपकी सही है। और मैं अगर सभी लोगों को जानकारी है कि प्रधानमंत्री जी ने जब ये सरकार का काम संभाला था, तब सभी लोगों ने देखा और सुना कि इसको बहुत उच्च प्राथमिकता दी है कि जो भी अपना अनाज है उसके जहाँ पर उत्पादन होता है, उस संग्रहण के लिए, ये होता क्यों है, सड़ता क्यों है, खुले में पड़ा रहता है, बारिश आ जाती है, कोई उसमें कीड़े भी लग जाते हैं। हमने एफसीआई की गोदाम की भी हालत देखी, वहां पर जगह रखने के लिए नहीं है, सही है, बाहर खुले में पड़ा है, और इसका 37,000 मीट्रिक टन गेहूं है जो खुले में पड़ा है। निश्चित रूप से अगर कुछ जवाबदेही स्पष्ट तय होकर के कुछ लोगों को कड़ी सजा और नौकरी से बर्खास्तगी तक की सजा हो, तो निश्चित रूप से उसका एक उदाहरण प्रस्तुत होता है दूसरों के सामने, और अगली बार अधिकारी, आप मानते हैं सख्त कार्रवाई होनी चाहिए इसमें? लापरवाह अगर कोई आता है सामने, देखिए किसान बड़ी मुश्किल से अन्न का उत्पादन करता है। आपने दो दृश्य दिखाए, एक तरफ जब बच्चे
कुपोषण के कारण काल ग्रसित हो रहे हैं और दूसरी तरफ अनाज सड़ रहा है और उसका व्यर्थ हो रहा है, तो निश्चित रूप से ये कहीं के प्रबंधन की ही कमजोरी है। प्रबंधन की कमजोरी के लिए जो खामी जिसकी है उसके स्पष्ट जवाबदेही तय होकर के कड़ी से कड़ी कार्रवाई निश्चित रूप से लिया जाना चाहिए। रियाज जाफरी साहब हमारे साथ ब्यावर से हैं फोन लाइन पर। बताएं रियाज साहब, आपका क्या कहना है? हाँ नमस्कार साहब। नमस्कार। मैं ये कहना चाह रहा हूँ साहब कि भारत कृषि प्रधान देश है जी, यहाँ पर अनाज खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारी सरकार जो है भंडारण जो है सही नहीं कर पाती। खुले के अंदर अनाज रख देती है, बारिश के अंदर सड़ जाता है। दूसरा उसका वितरण भी सही नहीं है। वितरण जो है वो 100% पौष्टिक आहार भेजती है आंगनवाड़ी और स्कूलों के अंदर, लेकिन बच्चों को वो पौष्टिक आहार नहीं मिल पाता। वो जो है कर्मचारियों के यहाँ पहुंच जाता है, उसका वो लाभ उठा लेते हैं। तो भंडारण और वितरण व्यवस्था अगर सही हो तो हमारे यहाँ कुपोषण की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। चलिए हमारे साथ नरेंद्र सेतिया जी श्रीगंगानगर से जुड़ गए। बताएं सेतिया जी, आपका क्या कहना है? सर नमस्कार। नमस्कार सर, ये जो सिस्टम है ये सारा भ्रष्टाचार की वजह से खराब हो रहा है जी। जब तक अनाज को उगा लेना और उसको संभाल लेना सबसे बड़ी बात है। और आज इंडिया में जो टाइम की वेस्टेज और मटेरियल की जो वेस्टेज है, यदि ये रुक जाए तो इंडिया सबसे वर्ल्ड में सबसे सुपर पावर बन जाएगा। इतनी वेस्टेज इंडिया में इस वक्त हो रही है। जी शुक्रिया आपका बिग फाइट से जुड़ने के लिए। मैं आपके पास आऊंगा नवल जी, आपकी सरकार नाकाम रही, लेकिन आपकी सरकार दबाव बनाने में तो कामयाब हो सकती है कि इस तरह से एफसीआई में अन्न बर्बाद ना हो। कम से कम आप इस बारे में बीजेपी सरकार को तो ताकीद कर सकते हैं। आपको नहीं लगता सुप्रीम कोर्ट लगातार आपके कार्यकाल के वक्त से, यूपीए सरकार के कार्यकाल के वक्त से अनाज की बर्बादी को लेकर चिंतित है? देश परेशान है, किसान की चिंता हमारे सामने है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। अभी संभाग स्तर पे सरकार ने भी दौरा किया और उदयपुर संभाग में अभी श्रीमती वसुंधरा राजे भी गई थी। वहाँ जाके उन्होंने अपने वक्तव्य में ये माना कि अधिकारी काम नहीं कर रहे, इसलिए सरकार को आपके द्वार तक आना पड़ रहा है। तो मूल जो समस्या है वो इम्प्लीमेंटेशन की, वो इम्प्लीमेंटेशन सरकार के कर्मचारियों के द्वारा किया जाता है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सरकार नेतृत्व करने में नाकामयाब रही अभी तक के 8-9 महीने के कार्यकाल में? निश्चित रूप से जो अच्छे दिन आने वाले का स्लोगन लेके जो सरकार सत्ता में आई है, वो सामने स्थिति अपने आप बयां कर रही है। स्थिति कहां से बदतर होती जा रही है, इस पे सरकार को अपनी क्या कारण है पंकज जी, क्यों बेचारगी नजर आती है सरकार की? आपको नहीं लगता कि एक प्रभावी जो नेतृत्व होना चाहिए, जो वसुंधरा राजे का एक डेकोरम माना जाता है, छवि मानी जाती है, वो नजर नहीं आ रही इस कार्यकाल में? कहीं मजबूर है, कोई परेशानी है? नहीं अश्विनी, देखिए दो चीज़ें बड़ी साफ से कही आपने। कहा एक जो अनाज की पूरे देश की जो बात आपने उठाई, उस बात में आप देखिए कि पिछले 100 दिन की यदि कार्यकाल आप देखेंगे तो पिछले जो है 10 लाख मैट्रिक टन से ज़्यादा गेहूं जो है वो जो है बाजार में छोड़ा गया। और एक दिन के अंदर, सिंगल डे के अंदर जब ये बात आई थी तो आप देखिए कि गेहूं के जो आज भी जो प्राइस है, आप पूरे उसमें देख लीजिए कि 1400 से 1557 रुपए के आसपास के जो भाव जो है रेगुलर बने हुए हैं। और गेहूं की जो मात्रा है जब रही तब लोगों ने ये चीज़ उड़ाई कि बेसिकली आने वाला टाइम जो है मानसून का टाइम बहुत खराब रहेगा, मानसून ठीक नहीं रहेगा। और जब प्राइसेस बढ़ने लगी तो उसी टाइम माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि जो है जो एक्स्ट्रा गेहूं है, जितना भी एक्स्ट्रा अनाज है, ये छोड़ा जाना चाहिए। और आप देखिए कि कहीं भी देश को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। छोड़ा जाएगा? आप ही के राज में हम देख रहे हैं आज तक कोई जनप्रतिनिधि नहीं पहुंचा वहां पर सरकार के। आपको बता रहा हूं, आपको 10 लाख मैट्रिक टन गेहूं जो है पिछले 100 डेज के अंदर सरकार ने छोड़ा है। इसके आप रिकॉर्ड मांगा के देख लीजिए कि गेहूं छोड़ा गया। और देखिए मैं तो 12 की तस्वीर बयान कर देता हूं, फिर से कलेक्टर का 12 कलेक्टर का मैं जिक्र करता हूं। एक लेटर लिखा है उन्होंने, उसका जिक्र करता हूं। उसमें साफ तौर पर कहा गया है, चाहे नवल जी की सरकार रही हो, 2012 से लेकर 2014 के कार्यकाल के बीच में 2800 बच्चों का इलाज ठीक से नहीं हो पाया वहां पर। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए जो आपने आपके 9 महीने बीत चुके हैं, लेकिन वहां भी कोई कार्रवाई नहीं। देखिए अब आप देखिए, अब आपने जो उसमें कलेक्टर ने ये भी लिखा कि 2800 बच्चों के लिए आपने जो इंफ्रास्ट्रक्चर थे वो कितने बेड हैं, आपके डॉक्टर्स कितने हैं, वहां उनको संभालने वाले जो स्टाफ है वो कितना है। तो ये जो सिस्टम है, ये क्या कब तक आरोप लगाते रहेंगे? 9 महीने का कार्यकाल हुआ, 5 साल यूं बिता देंगे? नहीं, सरकार ने माना है इस चीज को। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा, 15 अगस्त को कहा उन्होंने कि ये जो चीजें समस्याएं हैं, इतनी बड़ी समस्याएं हैं, इसको निपटने के लिए कहीं ना कहीं जो है ये हमें पूरा सिस्टम ठीक करना पड़ेगा। सिस्टम को आप दिखाई दे रहा है। आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने कहा आपको कि जिस हालात के अंदर रेड कारपेट की जो बात कर रहे हैं और रेड टेप की जो बात कर रहे थे कि 94 जो नंबर था आपका वो 49 रहा।
तो आप कितना जल्दी चाहते हैं कि आज बिल्कुल एक दिन में जो है बिल्कुल सब चीज हो जाए? देखिए आप बिल्कुल मानते हैं कहीं ना कहीं चीजें लग रही हैं, मेरे ख्याल से फर्स्ट इंडिया के सरोकार आम आदमी से जुड़े रहे और हमेशा हमारा सरोकार होता है कि वो दो मौत भी ना हो, बच्चों की दो मौत भी ना हो। देखिए बिल्कुल सही कह रहे हैं आप अश्विनी जी, बिल्कुल बात सही कह रहे हैं कि आज कई घरों में आप बिल्कुल देखेंगे तो आप न केवल मौत हो, न केवल एफसीआई गोडाउन हो, मैं तो यहां तक भी कहूंगा कि आप जयपुर की कॉलोनी में से निकलिए, लोगों के घरों के आगे जो है जो चपाती कुत्ते को मिलनी चाहिए थी वो उनके घरों के सामने मिलती है। क्यों मिलती है चीज भी? मैं कह रहा हूं कि हर एक आदमी को सोचना पड़ेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सरकार जो है, मैं सरकार नहीं हूं, मैं आपका जो है सेवक हूं, प्रधान सेवक हूं, आप हम मिलकर के जो है इसको चलाएंगे। निश्चित रूप से आपका जो ये मेरे ख्याल से 12 के लिए मुख्यमंत्री जी काफी हैं। देखिए नवल जी, मैं आपकी चुप्पी को क्या समझूं? लगातार जिस तरह से पंकज जी बोलते आ रहे हैं, मैं समझूं कि नाकामियां कांग्रेस सरकार से, गहलोत सरकार के कार्यकाल से रही हैं। नाकामियां तो नहीं कह सकते, वो जो स्थितियां परिस्थितियां जो भी बनी उस वक्त, उस सरकार ने पूरी संवेदनशीलता दिखाते हुए और उस पर काम किया और ये सारी सुविधाएं मुहैया कराई। ये दुर्भाग्य है कि अब ये पिछले काफ़ी समय से ये बंद है, जो बंद नहीं होनी चाहिए थी। अब ये जो कुपोषण की स्थिति है, मैं समझता हूँ ये जो सुविधाएं जो दी जा रही थी वो बंद होने से और बद से बदतर होती जा रही है। सरकार को चाहिए कि जो सुविधा पहले मिल रही थी उसमें कमी न करते हुए वरन और बढ़ाते हुए उन सुविधाओं को बहाल करना चाहिए। चलिए, कैसे बढ़ेगी ये सुविधाएं, इस पर बात करेंगे। कोट कासिम से संजय प्रजापत जी हमारे साथ हैं। संजय जी, बताएं क्या कहना है आपका? सर, मैं ये कहना चाहता हूं कि जो सरकार ने जो अभी तक जो है अपने गरीबों के लिए अभी तक अच्छी सुविधा करती आ रही है, बता रहे थे कि अच्छी सुविधा करेंगे, इनके लिए अच्छे जो है दिन आएंगे, सरकार ने कहा था, लेकिन ये अच्छे दिन आ नहीं रहे हैं सर। इसके हालात ही जो है खराब होते जा रहे हैं। जैसे कि अभी बाढ़ आ रही है उचले इलाकों में, जैसे जम्मू कश्मीर में बाढ़ आ रही है, तो वहाँ पर जो है हालात देखने के लिए सरकार गई थी, लेकिन वहाँ पर अच्छी तरीके से हालात देखे नहीं है सरकार ने। एक दिन का दौरा किया है, एक दिन के दौरे से क्या होगा सर? कम से कम 5-6 दिन का दौरा करना चाहिए, वहाँ के हालात को जानना चाहिए कि कैसे हालात है कैसे नहीं है। शुक्रिया संजय जी। एक दर्शक की राय है, आप प्रधानमंत्री जी का जिक्र कर रहे हैं, उनके कार्यकाल पर भी सवाल खड़े होते हैं, लेकिन सवाल सीधा सा हमारा तो 12 को लेकर है, हमारा अलवर को लेकर है। अलवर में अनाज के गोदाम में बर्बादी अनाज की नज़र नहीं आती और 12 में 2 बच्चों की मौत और 10 बच्चे अस्पताल में भर्ती हैं नाजुक हालत में। आपको नहीं लगता कि ये एक बड़ा सवाल है? यहाँ ब्रेक के लिए रुकेंगे, ब्रेक के बाद चर्चा लगातार जारी रहेगी, बातचीत होती रहेगी। आखिर क्यों 12 में 2 मौत के बाद भी सरकार नहीं जागती है? रहा बात अनाज की बर्बादी के सवाल का, तो क्या सिर्फ जांच के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है? ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी। सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जो हमारा उत्पादन हो रहा है उसके तहत एफसीआई गोदाम तैयार हो, प्राइवेट सेक्टर में वेयर हाउस का निर्माण हो, जिससे हमारे देश का जो उत्पादन है वो खुले में नहीं रहे और ज़रूरतमंद लोगों तक इसकी सप्लाई हो सके। बिल्कुल यही देखा जाता है कि जो किसानों द्वारा इतनी मेहनत करके उपजाया हुआ जो अन्न है वो खुले में पड़ा रहता है और बारिश और उसके अंदर ख़राब होता है और ज़रूरतमंद व्यक्ति तक नहीं पहुंचता।